आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं तुम्हारी माँ हूँ रूपमती। मैं यशलोक की राजकुमारी हूँ। ये क्या किया तुमने? क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? आखिर मेरा पीछा करके क्या पा लिया तुमने? मैं सब जान चुका हूँ। तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाचनी हो। सच सच बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। अगर तुम्हें मुझे मारना ही था तो पहले ही दिन क्यों नहीं खत्म कर दिया। और ये तुम्हारी कोख में जो बच्चा है उसका क्या राज है। मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। आज से 20 साल बाद मेरा बच्चा ही मुझे हमारी दुनिया में लेकर जाएगा। उसके बाद तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैडम, रीवा नगर से बात कर रहा हूँ। यहाँ जंगल में पेड़ के नीचे एक लाश मिली है और उनके फ़ोन से आपका नंबर मिला है। क्या आप इन्हें जानती हैं? क्या? लाश? ये नंबर तो मेरी माँ का है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ तो अपने गांव गई हुई है। मैडम, आपके घर में कोई हो तो उसे लेकर आप तुरंत यहाँ चली आइए। माँ के अलावा इस दुनिया में प्रिया का कोई नहीं था। अपने आप को संभालते हुए प्रिया रीवापुर पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसकी माँ के आसपास काफी भीड़ जमा है और माँ की लाश बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। उनका पूरा शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपने घर लौट जाती है। माँ की मौत को कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन वो माँ की अलमारी खोलती है जिसमें उसे एक चमकीला सा बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है। प्रिया उत्सुकता से उस बॉक्स को खोलती है। बॉक्स के अंदर कई सारी चिट्ठियां रखी हुई थीं। मैं समझती हूँ कि एक औरत के लिए बांझ होना कितना बड़ा अभिशाप है। एक बार को औरत खुद तो अपने मन को समझा भी ले, लेकिन ये दुनिया ताने मार मार कर उसे जीने नहीं देती। अगर तुम अपनी तकलीफ का अंत चाहती हो तो आज रात को 12 बजे रीवापुर के जंगल में पुराने बरगद के नीचे आ जाना। तुम्हारी समस्या का अंत हो जाएगा। मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगी। ये बच्ची आज से तुम्हारी बेटी है। इसे तुम अपनी औलाद समझकर पालना और यहाँ से बहुत दूर चली जाना। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी भूलकर भी इस पेड़ के पास मत आना। और हाँ, इस बच्ची को ये बात कभी पता ना लगने पाए कि तुम उसे एक पेड़ के नीचे से उठा कर लाई थी। इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जानने की कोशिश करोगी तो कंकड़ ही हाथ में आएंगे। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना। क्या? इस चिट्ठी में जिस बच्ची की बात हो रही है वो बच्ची मैं हूँ? इसका मतलब मैं अपनी माँ की बेटी नहीं हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे उस पेड़ के नीचे से उठाया है। अगर ये सच है तो माँ की मौत कैसे हुई? और कौन है वो जिसने माँ को ये चिट्ठियाँ लिखी? हे भगवान, मेरा जीवन है या पहेली? सब कुछ उलझता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा सर फट जाएगा। कोई तो है जो इन सब पहेलियों का राज जानता है। मुझे उस इंसान को ढूंढना है जिसने माँ को चिट्ठी लिखकर उस पेड़ के नीचे बुलाया था और मुझे उन्हें सौंपा था। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए प्रिया अपना बैग पैक करती है और रीवापुर गांव के लिए निकल जाती है। लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं मिल पा रहा था जो उसकी माँ को पहले से जानता हो। तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत उसे दिखाई देती है। अम्मा, कुछ दिन पहले मेरी माँ की पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अजीब परिस्थितियों में मौत हो गई थी। क्या आप जानती हैं कि मेरी माँ का इस गांव से क्या रिश्ता था? तुम्हारी माँ को तो बेटा मैं नहीं जानती, लेकिन वह पेड़ ठीक नहीं है। आजकल के लोग तो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन मेरी माँ और दादी बताती थी कि वह पेड़ 300 साल से भी पुराना है। आज तक ना तो उस पेड़ की कोई शाखा टूटी और ना ही वह कभी सूखा पड़ा। इतना ही नहीं, गांव के लोग तो यह भी कहते थे कि उस पेड़ पर पिशाचों का डेरा है। उस बरगद के पेड़ के पास एक पुराना शमशान है। उस शमशान में एक पागल आदमी रहता है। लोग कहते थे कि उस आदमी ने पिशाचनी को देखा है
और तभी से वो पागल हो गया। प्रिया उस बूढ़ी औरत से बात कर रही थी कि तभी एक आदमी वहां आ जाता है। मैडम, आप इनकी बातों में मत आइए। उम्र का असर हो गया है अम्मा पर, कभी भी कुछ भी कहने लगती हैं। प्रिया जानती थी कि जो कुछ भी वो सुन रही है वो सब बहुत अजीब है, लेकिन उसके अजीबोगरीब सपने और माँ की रहस्यमय हालत में मौत हो जाने के बाद वो इन सब बातों पर विश्वास करना चाहती थी। बूढ़ी अम्मा के बताए अनुसार प्रिया पुराने शमशान की ओर निकल जाती है। पुराने शमशान में पहुंचकर वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा हुआ है। बाबा, क्या आप जंगल वाले पुराने बरगद के बारे में कुछ जानते हैं? कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से, वरना मारी जाओगी। उस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन ऐसा क्या है उस पेड़ के पास जो आप मुझे वहां जाने से मना कर रहे हैं? अभी पिछले ही हफ्ते मेरी माँ की लाश भी उसी पेड़ के नीचे बरामद हुई थी। इतना ही नहीं, मैं भी अपनी माँ को उस पेड़ के नीचे ही मिली थी। मेरे पास बहुत सवाल हैं बाबा, लेकिन उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कहा? तुम्हें तुम्हारी माँ ने उस पेड़ के नीचे से उठाया था? क्या सच में तुम वही हो? हाँ बाबा, मैं वही हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं? बताइए ना बाबा, कौन हूँ मैं, मेरे माँ बाप कौन है? तुम अपने माँ बाप के बारे में ना ही जानो तो अच्छा है बेटा। जितना जल्दी हो सके इस पेड़ और इस गांव से दूर चली जाओ, और फिर कभी यहाँ लौट के मत आना। वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही है। लेकिन तुम चली जाओ यहाँ से। क्यों? तुम्हें अजीब और गरीब डरावने सपने दिखाई देते हैं, जैसे कोई तुम्हें अपनी दुनिया में बुला रहा हो? हाँ बाबा, इसीलिए अब पूरा सच जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। रात को सोती हूँ तो सपने में ना जाने कैसी डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। किसी और ही दुनिया में पहुँच जाती हूँ मैं पिछले 20 सालों से किन हालातों से गुजर रही हूँ कोई भी नहीं समझ सकता। किसी को बताऊं भी तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए अब मुझे भागना नहीं है, सच का सामना करना है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो बेटा। तुम्हें उन शक्तियों से बचाने के लिए ही तो 20 साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को सौंप दिया था। क्या आपने ही मुझे माँ को सौंपा था? मेरी माँ कौन है? आखिर क्या कसूर था मेरा जो आपने मुझे उस पेड़ के नीचे यूं लावारिस छोड़ दिया? और मेरी माँ, उसने भी कभी मुझे नहीं बताया कि मेरी असली पहचान क्या है। आप सबने मेरे साथ ये खेल खेला है। बेटा, 25 बरस पहले की बात है। मैं पास के गांव में रहता था। एक दिन मैं जंगल में लकड़ी काटने गया तो वहां पर मेरी नज़र एक बहुत ही सुंदर स्त्री पर पड़ी। उसके रूप को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया और उसी से शादी करने की जिद पकड़ ली। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की एक भी बात न सुनी और अपने माता पिता को छोड़कर उस लड़की के साथ अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। शादी के कुछ सालों बाद तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से मुझे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है। मैं बहुत खुश था। एक रात मैंने पाया कि मेरी पत्नी आधी रात को बिस्तर से गायब है। मैं घबरा गया और बाहर जाकर अपनी पत्नी को खोजने लगा। पत्नी को ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अपनी आंखें बंद करके किसी साधना में लीन बैठी हुई थी। उस रोज़ मैंने पहली बार उसका असली रूप देखा था। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी पत्नी आधी रात को इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रही है। मैं छिपकर उसे देखने लगा। तभी मैंने देखा कि उसने एक छोटे से शिशु की बलि देकर उसका खून पी लिया। ये देखकर तो जैसे मेरा रोआ रोआ डर से कांप उठा। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी कोई औरत नहीं बल्कि एक पिशाचनी है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक पिशाचनी ने मेरे जैसे सीधे साधे इंसान के साथ शादी क्यों की। मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। इसीलिए अब मैं लगातार कई रातों तक उसका पीछा करने लगा। वो रोज़ आधी रात के बाद उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती
और घंटों तक कोई तंत्र साधना करती। उसके बाद वो किसी न किसी इंसान या पशु पंछी की बलि देकर उसका खून पी लेती और अंत में फिर से मेरी पत्नी का भेष रखकर घर लौट आती। एक दिन मेरी पत्नी रूपमती ने मुझे उसका पीछा करते हुए देख लिया। ये क्या किया तुमने? क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? आखिर मेरा पीछा करके क्या पा लिया तुमने? मैं सब जान चुका हूँ। तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाचनी हो। सच सच बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? अगर तुम्हें मुझे मारना ही था तो पहले ही दिन क्यों नहीं ख़त्म कर दिया? और ये तुम्हारी कोख में जो बच्चा है उसका क्या राज है? मैं कोई पिशाचनी नहीं, यक्षिणी हूँ जो इस धरती पर फंस कर रह गई है। ऐसे बहुत से राज हैं जिसके बारे में तुम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तुम बरगद का पेड़ देख रहे हो ना, ये कोई आम बरगद का पेड़ नहीं है। ये हमारी दुनिया में जाने का एक दरवाज़ा है जो 100 वर्षों में एक ही बार खुलता है। इस बार उस दरवाजे की कुंजी मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा है। एक यक्षिणी गर्भवती तभी हो सकती है जब वो किसी इंसान से ब्याह रचाए। तो तुमने सिर्फ बच्चे के लिए मेरा इस्तेमाल किया? मैं किसी भी हालत में अपने बच्चे पर तुम्हारी जैसी दूसरी लोक की यक्षिणी की परछाई नहीं पड़ने दूंगा। मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। आज से 20 साल बाद मेरा बच्चा ही मुझे हमारी दुनिया में लेकर जाएगा। उसके बाद तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता था कि एक यक्षिणी का सामना करने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसीलिए उस समय तो मैंने अपनी पत्नी को ये दिखाया कि मैं उसकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन मन ही मन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चे को अपनी पत्नी जैसा नहीं बनने दूंगा। अब मैं रोज़ मंदिर जाकर भगवान से अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआ मांगता था। एक दिन जब मैं मंदिर गया तो वहाँ मैंने एक औरत को बच्चे की चाह में फूट फूट कर रोते देखा। वो औरत तुम्हारी माँ थी। मैंने तुम्हारी माँ का पता ठिकाना निकाला और जिस रोज़ मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया उसी रोज़ मैंने उसे चिट्ठी लिखकर बच्चा देने की बात कही। तुम्हारी माँ बहुत आसानी से मेरी बात मान गई और उसी रात मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हें सौंप दिया। मैं बस तेरी सलामती चाहता था बेटा। लेकिन ये यक्षिणी ने आपको ऐसा करने से रोका नहीं? मुझे एक अघोरी साधु ने बताया था कि जिस समय तुम्हारा जन्म होगा उसकी शक्तियाँ बेहद कमज़ोर पड़ जाएंगी। बस मैंने उसी बात का फ़ायदा उठाया और तुझे चुपके से तेरी माँ को सौंप दिया। मैं जानता था कि उस यक्षिणी को तुझसे कोई ममता नहीं है। वो बस अपने स्वार्थ के लिए तेरा उपयोग कर रही है। तुझे तो मैंने बचा लिया लेकिन उसने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ वो हर जगह मुझे अपने भयानक रूप में दिखाई देती है। बस इसी कारण सब मुझे पागल समझने लगे हैं। कितनी अभागी हूँ मैं। मेरे कारण मेरे पिता को जीवन भर ऐसा नर्क वाला जीवन जीना पड़ा। अब मुझे समझ आ रहा है माँ यहाँ क्या करने आई थी। वो भी मेरे सपनों का अर्थ जानने के लिए ही इस पेड़ के पास आई थी, लेकिन मेरी यक्षिणी माँ ने उसकी जान ले ली। मैं एक यक्षिणी की बेटी हूँ, इसलिए मैं बाकियों से अलग हूँ। आज मेरा 20वां जन्मदिन है और इसका मतलब आज ही दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलेगा। अब बस बहुत हो गया, मुझे आज वहाँ जाना ही होगा। नहीं बेटा, तुम कभी उस पेड़ के पास मत जाना। मेरी कुर्बानी को ऐसे जाया मत कर। पूरे 20 साल से वो दुनिया मुझे अपनी ओर खींच रही है बाबा, अब मुझे जाना ही होगा। प्रिया दौड़ते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती है। रात के ठीक 12 बजे पेड़ के तने में एक दरार दिखाई देने लगती है और अंदर से तेज रोशनी बाहर आती दिखाई देने लगती है। जैसे ही प्रिया उसके अंदर जाती है तो वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती है। ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसे सपने में दिखाई देती थी। जैसे पेड़ की शाखाओं पर फल लटकते हैं, ठीक वैसे रस्सियों से कुछ झिल्ली नुमा परत से ढके हुए सैकड़ों जीव हवा में लटक रहे थे, जिनसे एक सफेद चिपचिपाता पदार्थ नीचे टपक रहा था। आओ, स्वागत है तुम्हारा। ये पेड़ नहीं, ये हमारे यशलोक की कोख है जिसमें 100 बरस तक ये यश अपने परिपक्व होने का इंतजार करते हैं।
क्या हुआ, अब पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ रूपमती। मैं यशलोक की राजकुमारी हूँ, किंतु मेरा मन हमेशा से पैशाचिक कार्यों में ही अधिक लगता था। इसी बात से नाराज होकर मुझे हमारे इष्ट देव ने 100 वर्षों तक धरती पर भटकने का श्राप दिया था। आज वो श्राप खत्म हुआ और देखो हम लोक में पहुंच गए हैं। ये सब यक्ष यक्षिनी अपनी झिल्ली से बाहर कब आएंगे? बस कुछ ही देर में इन सभी की झिल्ली फटने लगेगी। इसमें से यक्ष बाहर आएंगे। बस कुछ ही क्षणों की बात है। इसके बाद ये दरवाजा 100 सालों के बाद खुलेगा। इससे पहले कि ये सब अपनी झिल्लियों से बाहर आए, मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस द्वार को बंद करना होगा। प्रिया दरवाजे से बाहर निकल जाती है और बाहर आकर उस पेड़ की ओट में छिपा कर रखा हुआ माँ काली का त्रिशूल लेकर उस दरवाजे पर गाड़ देती है। प्रिया के त्रिशूल वहां पर गाड़ते ही अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही रूपमती को मानो बिजली का झटका महसूस होने लगता है और वो चीखते हुए वापस अंदर की ओर भागने लगती है। ये क्या कर रही हो? हटाओ इस त्रिशूल को यहाँ से और अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें वापस लाने में मुझे फिर से 100 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर मैं धरती पर रही तो इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। प्रिया अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देती और त्रिशूल को मजबूती से पकड़कर वहीं पर खड़ी रहती है। कुछ ही मिनट के बाद पेड़ के तने में बना हुआ दरवाजा बंद हो जाता है और सारे यक्ष पेड़ के अंदर की दुनिया में कैद हो जाते हैं। प्रिया त्रिशूल की मदद से उस पेड़ पर लगातार वार करती है, जिससे पेड़ की शाखाएं टूट टूट कर नीचे गिरने लगती हैं। कुछ देर बाद प्रिया के बाबा भी वहां आ जाते हैं। ये क्या कर रही हो बेटा? बाबा, ये पेड़ नहीं, ये यक्षिनियों की कोख है और मुझे आज इस कोख को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। आपको क्या लगा था बाबा, मैं भी उनके साथ मिलकर अपनी माँ की तरह बन जाऊंगी? नहीं बाबा, मेरे अंदर आपका भी खून है और एक यक्षिनी होने से पहले मैं एक इंसान हूँ। अपनी बेटी की बात को सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रिया के हाथ से त्रिशूल लेकर पेड़ के ऊपर पूरी ताकत से वार करने लगते हैं। दोनों बाप बेटी मिलकर गांव वालों की मदद से उस पेड़ को काट देते हैं और इंसानी दुनिया में आने का रास्ता बंद कर देते हैं, ताकि फिर से कोई यक्षिणी किसी बाबा का जीवन बर्बाद ना कर सके।